गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हमने बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर में इंटरनेशनल रिलेशन में गुट निरपेक्षता का अध्ययन किया था, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि गुट निरपेक्षता की कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं और गुट निरपेक्षता की क्या क्या उपलब्धियां होती हैं, किस तरह गुट निरपेक्षता को संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के द्वारा मान्यता मिली। आज हम ये अध्ययन करेंगे कि गुट निरपेक्षता की क्या कमजोरियां हैं, क्या विफलता है, आलोचक क्या तर्क देते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे वीकनेस और फेल्यूर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट। सबसे पहली वीकनेस है, कमजोरी है अवसरवादी और काम निकालने की नीति। जो पश्चिमी आलोचक हैं वह गुट निरपेक्षता को एक अवसरवाद कहते हैं, एक काम निकालने की नीति कहते हैं। उनके अनुसार गुट निरपेक्ष देश सिद्धांत विहीन है और वे साम्यवादी और गैर साम्यवादी अर्थात दोनों गुटों के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं, अर्थात ये दोहरी कसौटी का प्रयोग करना चाहते हैं और इनका उद्देश्य पश्चिमी और साम्यवादी दोनों गुटों से अधिकाधिक लाभ उठाना है। डॉक्टर एम.एस. राजन ने इस आलोचना का उत्तर भी दिया है और उन्होंने कहा है कि गुट निरपेक्षता की नीति अवसरवादी हो सकती है, पर उतनी ही जितनी गुटबद्धता की अथवा कोई अन्य नीति हो सकती है, उससे अधिक नहीं। दूसरा सिद्धांत है उपयुक्त किंतु अव्यवहारिक नीति। आलोचक ये भी तर्क देते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांत है जितनी उपयुक्त है, व्यवहारता उससे भिन्न है। ये कहा जा सकता है कि जहाँ सिद्धांत की धरातल पर गुट निरपेक्षता का उद्देश्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, व्यवहार की धरातल पर इसने बहुत से गुट निरपेक्ष के देशों में इस दायित्व को नहीं निभाया है। उदाहरण के लिए पश्चिमी देशों की आलोचना ये है कि गुट निरपेक्षता ने साम्यवाद के प्रति सहानुभूति को छिपाने के लिए नकाब का काम किया है। इसका फल ये है कि साम्यवाद गुट की अधीनता में, जैसे एनक्रुमा के नेतृत्व में गाना, बर्मा और क्यूबा है। आलोचक ये भी कहते हैं कि नासिर के अधीन संयुक्त अरब गणराज्य और नेहरू के अधीन भारत 1950 के दशक में साम्यवादी खेल खेलते रहे हैं। तो इस आलोचना का उत्तर भी डॉक्टर एम.एस. राजन ने दिया है। उनके अनुसार अभी कोई भी देश, गुट निरपेक्ष देश, साम्यवादी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ है। दूसरी ओर कुछ गुट निरपेक्ष देश तो साम्यवादी गुटों को छोड़ चुके हैं, जैसे यूगोस्लाविया। वे साम्यवादी गुट का साथ छोड़कर गुट निरपेक्ष हो गया है। सॉरी। हंगरी के विरुद्ध सोवियत सैनिक कार्रवाई और चेकोस्लोवाकिया 1968 के मामले में अनेक गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने सोवियत संघ की आलोचना की है। तीसरा, बाह्य सहायता पर निर्भर। गुट निरपेक्ष देशों की ये भी विफलता मानी जाती है कि ये देश आर्थिक और रक्षा सहायता पर बाहरी रूप से निर्भर है। चूँकि वे दोनों गुटों से सहायता करने की स्थिति में थे, इसलिए इतनी भारी आर्थिक और रक्षा सहायता लेने का रास्ता निकाल लिया कि वह आज अपने सहज सामान्य कार्य निर्वाह के लिए भी सहायता पर आश्रित हो गए। आलोचकों का ये तर्क है कि सच्ची गुट निरपेक्षता आर्थिक आत्मनिर्भरता को तथ्य मानकर चली है। डॉक्टर एम.एस. राजन ने इसका उत्तर भी दिया है कि किसी देश को दोनों सर्वोच्च शक्ति से बराबर अगर आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त हुई तो ये चीज़ इस बात का प्रमाण है कि उसकी गुट निरपेक्षता नीति जो कि त्यों बनी रही है। चौथा, गुट निरपेक्षता किसी तरह की सुरक्षा का साधन नहीं है। आलोचक ये कहते हैं कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र गुट निरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते हैं। यदि वे अत्यंत विशाल रक्षा व्यवस्था रखेंगे तो उसकी गुट निरपेक्षता सुरक्षित नहीं रह जाएगी
और यदि वे बाहर से आर्थिक सहायता स्वीकार करेंगे तो उनकी गुटनिरपेक्षता का स्वरूप शुद्ध नहीं रह जाएगा। अक्टूबर 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण ने भारत के लोगों को ये अनुभव करा दिया कि वर्तमान राष्ट्र समाज में जो सर्वथा आदर्श नहीं है, कोई भी चीज़ किसी देश की सुरक्षा का प्रमाण नहीं हो सकता। गुटनिरपेक्षता भी नहीं कि उपयुक्त सैनिक शक्ति रखने के साथ गुटनिरपेक्षता की कोई असंगति नहीं है, और बाहरी आक्रमण से मुकाबला करने के लिए बाहर से सैनिक सहायता स्वीकार करना भी कोई गलत काम नहीं है। चीनी आक्रमण के दौरान भारत के लोगों ने ये भी अनुभव किया कि अन्य गुटनिरपेक्ष देशों में सबको भारत के साथ सहानुभूति नहीं थी, जबकि बहुत से ऐसे देश थे जो कि या तो पश्चिमी गुट से या भारत के प्रति सहानुभूति दिखाई या चीनी आक्रमण का मुकाबला करने में भारत को सहायता दी। इस तरह गुटनिरपेक्षता के कुछ नासमझ आलोचकों को लगा कि चीन के आक्रमण से उनका दृष्टिकोण एकदम लगभग सही सिद्ध हो गया कि गुटनिरपेक्षता किसी तरह की सुरक्षा का साधन नहीं है। 5वां, संकुचित नीति। विदेश नीति का दायरा इतना व्यापक है कि हम उसे गुटनिरपेक्षता की नीति में नहीं बांध सके। गुटों से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में है ही नहीं। सारी नीति गुटों की राजनीति के आसपास ही घूमती है। महाशक्ति गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहना इस नीति का मुख्य लक्षण बन जाता है। या तो गुटों के आपसी झगड़ों में पंच बनने की कोशिश करना, या दोनों से अलग रहते हुए एक के केवल इतने समीप जाने का प्रयत्न करना कि दूसरा बुरा न माने, और यदि दूसरे के बुरा मानने का डर है तो पहले से नाप तोल कर दूर हटना या बारी बारी से पास जाना या दूर हटना, यही गुटनिरपेक्षता की शैली है। 6, राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी की नीति। कतिपय आलोचक ये कहते हैं कि ऐसी नीति जिसकी रूट्स जड़ें ऊपर है नीचे नहीं, अपने देश में नहीं है, राष्ट्रहित उसके केंद्र में नहीं है, तो उससे राष्ट्रहित हो जाए ये अलग बात है। उसके केंद्र में नेतागिरी की भावना रही है। मोर का नाच, पाँव कितने भी कमज़ोर हों, गंदे भी हों, लेकिन पंख फैलाकर नाच होना चाहिए। दुनिया के मंचों पर नेतागिरी चमकनी चाहिए। 7वां, गुटनिरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन। कतिपय आलोचक ये मानते हैं कि नई विश्व व्यवस्था का जिसमें शक्ति नहीं है, सद्भावना, नियामक तत्वों निर्माण करना तो दूर रहना, गुटनिरपेक्षता अपने आप में ही बिखरने लगा। जब हवाना सम्मेलन हुआ था 1979 में, तो संपूर्ण आंदोलन 3 खेमों में बट गया था। एक खेमे में क्यूबा, अफगानिस्तान, वियतनाम, इथोपिया जैसे सोवियत संघ परस्त खेमे थे, तो दूसरे में सोमालिया, सिंगापुर, फिलिस्तीन, मोरस्को, मिस्र जैसे अमेरिकी परस्त देश थे। तीसरे खेमे में भारत और श्रीलंका जैसे देश थे। ये बंटवारा भी इस बात का सबूत था कि गुटनिरपेक्षता की अपनी कोई दिशा नहीं है। 8वां, गुटनिरपेक्षता देशों में बुनियादी एकता नहीं है। आलोचकों का ये भी कहना है कि गुटनिरपेक्ष देशों में बुनियादी एकता नहीं है और ये देश एक दूसरे का शोषण करने में बाज नहीं आते। तेल संपन्न राष्ट्रों ने अपने साथी विकासमान राष्ट्रों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी। अपनी जीवन रक्षा के लिए गुटनिरपेक्ष देश कोई संयुक्त रणनीति नहीं बना पाया। 9वां, गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित पैंतरा है। आलोचकों का कहना है कि गुटनिरपेक्षता अपने आप में कोई विचारधारा नहीं है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत और श्रीलंका जैसे लोकतांत्रिक देश हैं, तो नेपाल, मोरक्को और इथियोपिया जैसे राष्ट्रीय देश भी हैं। वियतनाम, क्यूबा, लाओस जैसे कम्युनिस्ट देश हैं, तो फौजी तानाशाही इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे देश भी रहे। दूसरे देशों में गुटनिरपेक्षता आंदोलन के लगभग 120 देशों में से 10 देश भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक कहा जाए। अतः आलोचकों का ये कहना है कि युद्ध के समय या संकट के समय गुटनिरपेक्ष देश अकेला रह जाता है, जैसे कि चीनी आक्रमण के समय भारत रह गया था। इतनी कमजोरियां होते हुए भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भविष्य है और इसकी प्रासंगिकता है। गुटनिरपेक्षता देश चाहे विश्व राजनीति में एक विकल्प के रूप में निश्चय ही एक स्थायी रूप धारण कर चुका है।
और गुटनिरपेक्ष देश ऐसे देश हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देशों में अपना स्थान बना लिया है और संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न मंचों से गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व शांति, उपनिवेशवाद के अंत, परमाणु अस्त्रों पर रोक, निरस्त्रीकरण, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदि विषयों पर संयुक्त कार्यवाही की है और सफलता हासिल की है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र बनाकर भी नाम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और 1993 में आंदोलन का सदस्य बनने के लिए प्राप्त नए आंदोलन से ये स्पष्ट हो चुका है कि इसकी प्रासंगिकता में वृद्धि हुई है। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों के गुट बन उभरकर स्वयं ही प्रतिस्पर्धा कर लेंगे और इससे विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता और हितों को खतरा पहुंचेगा। इस खतरे को रोकने के लिए भी दक्षिण-दक्षिण सहयोग, उत्तर-दक्षिण सहयोग और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन कार्य कर रहा है। ये प्रश्न है कि क्या आज गुटनिरपेक्षता का औचित्य है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता की सार्थकता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के वातावरण में थी, लेकिन 15-20 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत परिवर्तन हो गया। शीत युद्ध का अंत हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद को कब्र में दफनाया गया, वार्सा पैक्ट भंग हो गया, नाटो की भूमिका में भी परिवर्तन आ गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, सभी प्रमुख शक्तियों के बीच एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। अमेरिका और रूस दोनों मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन कर रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है? तो हम ये कह सकते हैं कि आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है। उसकी प्रासंगिकता इस बात से स्पष्ट है कि यहाँ नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुरजोर मांग आ रही है। आणविक निरस्त्रीकरण के लिए दबाव डाला जा रहा है, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और एक ध्रुवीय विश्व में